नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारे गरीब खाने का एक न्यूज़ चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, और हम इसी में कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। अब एक लैपटॉप की जगह दो जोड़ लिया ताकि हमारी भी नज़र नतीजों पर रहे और आपको हम बता सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल ने जैसा कहा था वैसा तो इस वक्त तक नहीं हो रहा है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी घड़ी में 10:32 हो रहे हैं। 289 के करीब एनडीए है और 222 पर इंडिया गठबंधन है। ये सभी रुझान हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर से इंडिया गठबंधन भी 220 से ऊपर बरकरार है। और अगर आप देश भर से देखें तो 343 सीटें जो ग्रामीण सीटें मानी जाती हैं उसमें इंडिया गठबंधन 70 सीटों पर आगे है और उन्हीं ग्रामीण सीटों पर बीजेपी 40 सीट पीछे है। तो एक तरह से अब लग रहा है कि क्या अब की बार 400 पार होगा। गंगा पार होगा मगर 400 पार लगता नहीं है कि इस वक्त ऐसी स्थिति बन पाई है कि बीजेपी अब की बार 400 पार होगा। बाजार जिस तरह से गिर रहा है उसे इसी वक्त सरकार की ज़रूरत है कि कोई उसे थाम ले, कोई उसे उठा ले, कोई अपनी बाहों में उसे थाम ले और बचा ले बाज़ार को। लेकिन कल जिन लोगों ने बाज़ार में सपने देखे थे वो आज इस वक्त बहुत रो रहे होंगे कि कहीं गलती तो ना कर दें। मगर ये ज़रूर है कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं अभी तक के रुझानों के अनुसार। मगर विपक्ष भी बहुत कमज़ोर नहीं हो रहा है। ये उस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता है। ये 400 पार का नारा थोड़ा इस वक्त मुश्किल लगता है क्योंकि कांग्रेस को राजस्थान से भी 7 से 8 और कई बार 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है, हरियाणा से 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर हमारा फोकस है कि यूपी और बिहार इन दो सीटों पर, दो राज्यों में 120 सीटें होती हैं। क्या यूपी से नरेंद्र मोदी को मजबूती मिलेगी? क्या उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को नीचे कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है? यूपी में किसकी जवाबदेही तय होगी बीजेपी के भीतर से, आप समझ सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर हुई तो योगी आदित्यनाथ मजबूत होंगे। ये एक बड़ी बात जो खबर ये आ रही है कि जो कांग्रेस है वो 100 सीटों के पार जा रही है। तो ये इस चुनाव का सबसे सुंदर नतीजा यह होगा कि एक मजबूत विपक्ष आए और उसका एक नेता विपक्ष हो। जिस अहंकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेता विपक्ष भी नहीं होगा, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब आप सत्ता के मद में कुछ भी ना कहें कि आप जीत गए तो बाकी संस्थाओं की ज़रूरत नहीं, प्रेस की ज़रूरत नहीं, पत्रकार की ज़रूरत नहीं। तो उत्तर प्रदेश ने लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा डाउन किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर 40-42 सीटों पर रुझानों का हाल देख रहे थे तो बीजेपी आगे चल रही है, तो सपा भी 35 से और कांग्रेस गठबंधन भी आगे पीछे ये हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन को बिहार में 14 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 7 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो एक तरह से हर राज्य से इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है और विपक्ष को मजबूत किया है। ये एक अगर मजबूत विपक्ष आता है तो इस चुनाव से पहले जो लोकतंत्र हार रहा था वो लोकतंत्र वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा तो पूरी दुनिया के लिए आज की उम्मीद की खबर है। लोकतंत्र के चाहने वाले लोग आज की रात जश्न मना सकते हैं कि एक मजबूत, लोगों ने इतना निराश नहीं किया। एग्जिट पोल से लग रहा था कि विपक्ष धाराशायी हो गया है, मगर यह स्थिति नजर नहीं आ रही है। जरूर बीजेपी और एनडीए मिलाकर 272 का आंकड़ा बहुत आसानी से इस वक्त पार कर रहे हैं, मगर एक तरफा नहीं है। जो चुनाव कवरेज चल रहा था, लगा था कि 400 की आंधी उड़ेगी, वो नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी पर बढ़त बनाए हुए हैं और कई चरणों में तक आते आते 14,000 वोटों से पीछे हो गई। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ज्यादा बढ़त पर नहीं है, लेकिन आगे चल रहे हैं। उनका 1-2 राउंड में ही पीछे चले जाना ये बहुत बड़ा संकेत है। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 35 सीट, कभी 42 था, हमारे पहले वीडियो में 35 सीटों पर आगे चल रहा है। लखीमपुर खीरी से अभय मिश्रा टेनी
वो पिछड़ रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल जो पिछड़ रहे थे अब आगे चले गए हैं। पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद आगे हैं और इटावा से सपा का उम्मीदवार दौरे साहब अब आगे हो गए हैं। एक तरह से कैसरगंज से आप देखिए तो करण भूषण सिंह को टिकट देना बीजेपी के लिए फायदे में रहा, वो आगे चल रहे हैं। तो लगता नहीं है कि ये कोई मोदी वेव का इलेक्शन था। जो कहा जा रहा था वही सच निकला। जो जमीन पर जाने वाले पत्रकारों ने कहा था कि किसी के लहर नहीं है, अभी तक जब हमारी घड़ी में 10:37 हो रहे हैं तब तक यही लगता है। दिन के अगले हिस्से में क्या हो जाए वो हम नहीं कहते हैं, तब ये हमारा विश्लेषण बदलेगा। लेकिन जिस तरह से जो समा बांधा गया था कि बीजेपी की लहर है, 400 सीटें आएंगी, वो नजर नहीं आ रही है आंध्र प्रदेश में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू काफी अच्छा कर रहे हैं, ये बीजेपी को वहां फायदा हो सकता है। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा मजबूत जीत के साथ आती हुई नजर नहीं आ रही है, मगर बीजेपी के लिए उड़ीसा से भी बहुत शानदार खबर है कि वो आगे चल रही है। यहां पर कहा गया था कि उसकी सरकार बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण जो हैं वो नगीना से 30,000 वोट से आगे जा चुके हैं। लेकिन जो आप देखिए कि एनडीए को जो 100 सीटों पर बढ़त है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी तरह से इंडिया को जो 79 सीटों पर बढ़त है उसमें भी मार्जिन बहुत कम है। तो सीटों में अभी बहुत बदलाव होने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही थी, वो आगे आ गई हैं। मुजफ्फरनगर की सीट पर भी काफ़ी अदला बदली हो रही है, कभी हरेंद्र मलिक आगे जा रहे हैं, कभी संजीव बलियान जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रही है, जितनी उम्मीद कर रही थी उसी के आसपास उसका प्रदर्शन नज़र आ रहा है। नगीना से हमने बताया, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें से बीजेपी आगे चल रही है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से ज़्यादा मेकअप करती हुई नज़र आ रही है। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाएगी आने वाले चरणों में, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा हम नतीजों के करीब पहुंचेंगे। तो एक तरह से 222 के करीब हमने शुरू किया था, 224 पर इंडिया गठबंधन आगे था, अब 222 पर है। तो एक तरह से आप देखिए तो इंडिया गठबंधन भी अपना खूंटा थामे हुए है। बीजेपी की सरकार बनती हुई तो नजर आ रही है क्योंकि 292 सीटों पर आगे चल रहे हैं, मगर 400 का नारा इस वक्त तक उड़ गया है। अगर आप 400 सीटों पर आगे चलते हैं तो पहले दूसरे दौर से आप बढ़त बनाने लग जाते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने अपने आप को तैयार किया था, मुझे लगता है कि उसका असर दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त बढ़ गया होगा। आखिर तक वो टिके रहने का उनके भीतर प्रण जगा होगा। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर भी अच्छे खासे वोट से आगे हैं, उनकी लीड बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से कन्नौज में भी अखिलेश यादव ने 35,000 की लीड बना ली है। ये सब काफ़ी अगले 2-3 चरणों में उम्मीदवार को बढ़त देती है। आप कह सकते हैं कि जीत की ओर अग्रसर हैं। तो एक तरह से ये जो चुनाव है एक तरफा जिसे बताया जा रहा था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। क्या उत्तर प्रदेश ने आज की जीत को फीका कर दिया? जिस तरह से इस जीत का जश्न मनाने की बीजेपी तैयारी कर रही थी, बड़े पैमाने पर खबरें छप रही थी, ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन राम मंदिर के गढ़ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के 3 महीने बाद अगर मतदान हुआ और उसे इतनी सफलता नहीं मिल रही है, इससे पता चल रहा है कि जनता ने गरीबी, बेरोजगारी, भूख, महंगाई को तवज्जो दी है। और ये पता भी चल रहा और ये संदेश भी है कि जो भी नई सरकार की गद्दी पर बैठेगा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के भीतर कोई राजनीतिक कुचक्र नहीं चलता है, तो ये देखना पड़ेगा, उन्हें भी देखना पड़ेगा कि इस समस्या का अब निराकरण करना पड़ेगा। आप मंदिर, मंगलसूत्र, मुसलमान का नाम लेकर भारत की जनता को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं डरा सकते हैं। डरने की भी एक सीमा होती है। जिस तरह से संस्थाएं, जांच एजेंसियां बेलगाम हो गई थीं, वो लगता है कि उसे भारत की जनता ने उसे अपनी चिंता जाहिर की है, उसे थामने का प्रयास किया है। नहीं तो इस वक्त तक जब मैं अपना समाप्त कर रहा हूं, 10:42 हो रहे मेरी घड़ी में, 225 पर इंडिया गठबंधन
आगे है, 290 पे एनडीए है। और गुजरात में भी कांग्रेस अभी 4 सीटों पर आगे चल रही थी, 2 सीटों पर आगे है। एक सीट पर भी कांग्रेस का वहां जीत जाना अमित शाह, नरेंद्र मोदी को शायद पसंद ना आए। और आप ये भी देखिए कि जो राज्य हैं, बीजेपी इस वक्त 240 सीट पर आगे है और कांग्रेस 103 पर। कांग्रेस का 103 पर जाना ये एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहां से खींच कर लाए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 83 साल की उम्र में कितना अच्छा उन्होंने एक तरह से मोर्चा संभाला। 100 से करीब 100 रैलियां की, राहुल गांधी ने भी पदयात्रा। तो इन सब का लग रहा है कि एक मजबूत कांग्रेस उभर कर सामने आ रही है। नेता विपक्ष का पद शायद कांग्रेस के पास हो। अभी हम नतीजे की बात नहीं कर रहे, जो रुझान है उससे जरूर संतुष्ट हैं कि एक मजबूत विपक्ष आया है और सत्ता जिसके पास भी जा रही है, जनता उसे अहंकारी नहीं बना रही है। तो ये जो जनादेश आ रहा है वो अहंकार के खिलाफ जनादेश है, वो नफरत के खिलाफ जनादेश है, वो बेरोजगारी के पक्ष में दिया जाने वाला जनादेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 40 और 40 से 45 के बीच में सिमट जाना बता रहा है कि भारत की जनता ने कहना चाहा है कि अब बहुत हो गया, हमें बेवकूफ़ बनाना अब बंद कर दें। हम अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अपने तौर पर करते रहे हैं, उनके नाम पर हमारे भीतर नफरतों को बिठाना आप बंद कर दें। तो एक तरह से ये जनादेश कई मायने में आगे है, बहुत ही संदेश दे रहा है, बड़ा संदेश दे रहा है, जिसकी बात कोई चर्चाकार नहीं करता था। नरेंद्र मोदी के डर से, बीजेपी के डर से गोदी मीडिया गुलाम हो गया था। और मुझे लगता है कि भारत की जनता ने उस वर्चस्व के खिलाफ भी वोट किया है, अपने वोट से एक संतुलन बनाया है। और इसका जो संदेश है वो संतुलित भारत का संदेश है। विकसित भारत तो होना चाहिए, मगर उससे पहले संयमित और संतुलित भारत होना चाहिए, जहां हर कोई आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को एक बड़ा संदेश भेजा है कि हम आपको 2014 में जिस तरह से हमने आपके प्रति विश्वास व्यक्त किया था और आप जीत का परचम लहराते हुए दिल्ली गए थे, पुलवामा में भी कम हो गए थे बालाकोट की स्ट्राइक में 2019 में, 2024 में बीजेपी 40 से 45 के आसपास सिमटती नजर आ रही है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाएं, जितना बना सकते हैं, क्योंकि सारा विज्ञापन तो गोदी चैनलों के पास चला गया है। काश इसका कोई हिसाब करता कि 10 साल में कितने हजार करोड़ सरकार की गुलामी के उनके मिले हैं, लेकिन वो होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। पर आप लोग मुझे देख रहे हैं इस हालत में और इस तरह से अकेले, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रवीश कुमार ऑफिशियल, ज्वाइन भी कीजिएगा। नमस्कार।